हेलो एवरीवन, ये है आपके मॉक टेस्ट 1 के लीगल रीजनिंग सेक्शन का एनालिसिस। आई सिंसियरली होप कि आप अपने डेली गोल्स को फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर चेकिंग द लिस्ट एट द सेम टाइम। देखिए, कंपटीशन में कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप बदस्तूर लगे रहते हैं, लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो क्लैट भी क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसा नहीं करना कि इकट्ठा सारा गोल एक ही दिन में पूरा कर दिया और फिर हफ्ते भर का रेस्ट ले लिया। इससे सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो चले आइए शुरू करते हैं। लीगल रीजनिंग का ये एनालिसिस है, हम समझेंगे कि कौन सा आंसर सही था और क्यों। ओके, लेट अस स्टार्ट। Now, the first passage is on Article 50 of the Indian Constitution. पैसेज को पढ़ लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि पैसेज को पढ़ेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करेंगे। मैं जिस तरीके से पैसेज पढ़ती हूँ, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरे एक्सपीरियंस की वजह से मैं पैसेज को स्किम कर सकती हूँ, आप ना करें। अगर आपकी भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप भी स्किम कर सकते हैं, तो आप भी कर लीजिए। ठीक है, वरना I would suggest that you read not every single word, every single line multiple times, बार बार नहीं, लेकिन हाँ, आप फोकस बस उस पे करें जो पैसेज में इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। और प्रैक्टिस जब इतनी ज्यादा हो जाती है तो बैकग्राउंड नॉइस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी समझ आने लगता है। ठीक है, चलो। Article 15 of the 50 of the Indian Constitution mandates the separation of judiciary from the executive, thereby ensuring its independence. ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेफगार्ड्स रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है, ये पैसेज में दिया गया है, इसे अंडरलाइन कर देंगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस पे। Independent judiciary safeguards the rule of law, protects fundamental rights, acts as a check on the misuse of power by the legislature or executive. Autonomy is essential to uphold constitutional freedoms, provide impartial justice. As a watchdog, the judiciary intervenes when state authorities exceed their power. For instance, अब देखो for instance है, for instance is often quite important क्योंकि उसमें किसी सेक्शन का, किसी आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन या एसेंशियल दे रखा होता है। ठीक है, और उसी पे क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए उस पे फोकस करना है। For instance, while the police have wide powers to gather evidence, these cannot violate Article 20, Clause 3, which protects an accused from being compelled to be a witness against themselves. Sorry, cut gaya ye, but you know what I was trying to do. I was trying to underline. Okay. Similarly, when deciding disputes involving citizens' freedom, such as right to peaceful assembly, this is given under Article 19. The judiciary acts free from political pressure to ensure rights are interpreted in line with constitutional values. Judiciary has also expanded the ambit of Article 21, which guarantees right to life and personal liberty, to include, अब देखो ये important है, Article 21 के ambit को जुडिशरी ने एक्सपैंड किया है इंटरप्रेट करके। ठीक है, जिसमें सिर्फ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी था, अब उसमें क्या क्या आ गया है, livelihood of street vendors, right to food for the poor, aged and disabled. Even in criminal matters involving foreign nationals or alleged terrorist, independence of the judiciary ensures adherence to the due process of law, meaning that legal rights and fairness are respected. History shows us that any dilution of judicial independence directly impacts citizens' rights and good governance. Thus, in India's economy, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन फॉर जस्टिस। देखो इतना सारा पैसेज है, सिर्फ 3-4 लाइंस अंडरलाइन हुई, समझ रहे हो तुम? तो बाकी सब क्या है, बैकग्राउंड नॉइज है। इन 3-4 लाइन से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब लाइक आई सेड, ये समझने में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं प्रैक्टिस लगती है, और यही जो लगातार प्रैक्टिस जो करते रहते हैं बच्चे, पैसेजेस को सॉल्व करते रहते हैं, उनको समझ आ जाता है, आपको भी समझ आने लगेगा। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। The passage describes, okay, the passage describes examples where judiciary expanded the interpretation of Article 21. Which of the following best represents the principle underlying such an expansion? ठीक है, देखो आ गया क्वेश्चन, आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया गया है, इनमें से कौन सा सिनेरियो है जो उस एक्सपेंशन को सबसे अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहा है? पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर रिजिड, कैन नॉट रिफ्लेक्ट, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन वुड डेफिनेटली नॉट मीन रिजिडिटी, ठीक है, हटा दो, एलिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मस्ट बी इंटरप्रेटेड डायनामिकली टू एड्रेस इवॉल्विंग सोशल नीड्स। इस पे पेन लगा देते हैं, ये ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, मतलब ये सही लग रहा है, विल पुट अ पिन ऑन इट। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे और देखो लीगल रीजन, स्पेशली जब रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, चाहे वो लीगल रीजनिंग हो या लॉजिकल रीजनिंग हो या इवन इंग्लिश फॉर दैट मैटर, you keep eliminating, that's how you solve CLAT in the most efficient way। आप wrong answers को eliminate करते हैं और तब right answer तक पहुंचते हैं, क्योंकि reason है ना, reason आप जरूरी नहीं एकदम से पकड़ लें, तो आप जो नहीं फिट हो सकता पहले उसे हटाइए, ऑटोमेटिकली आप वहां तक पहुंच जाएंगे जो फिट होगा, है ना। तो जो बिल्कुल नहीं फिट हो रहा, बिल्कुल ही गलत है, उसे हटाते जाइए, अपने आप सही तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, हो सकता है जो रीजन आप लगा रहे हो सकता है जिस बेसिस या रैशनल को आप अप्लाई करें वो एग्जामिनर ने ना किया हो, इसलिए दोनों का तालमेल मिठाने के लिए जरूरी है कि आप जो गलत है ही ऑन द फेस ऑफ इट उसे हटा दें, है ना। कोर्ट मस्ट स्ट्रिक्टली अडियर टू द ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया गया है, एक्सपैंड किया गया है, ये पैसेज में मेंशन्ड है। आर्टिकल 21 को एक्सपैंड किया गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है वो वैसा नहीं था, वो हर राइट को नहीं कवर करता था। द फैक्ट दैट इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपैंडेड शोज कि भाई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड फ्रेमवर्क में था। The legislature is solely responsible for defining the scope of rights. Absolutely wrong. Who is responsible for defining the scope of rights? Judiciary. Legislature का काम क्या है? Rights को बनाना, law को बनाना. Executive का काम है उस rights को implement करना. Judiciary का काम है उन्हें interpret करना, उनको उनके scope को define करना। अब देखो तीनों कट गए, एक बचा क्या? बी। ये सही आंसर होगा और यही सही आंसर होगा, समझे? आगे बढ़ते हैं। What would be the most likely consequence if the judiciary were not independent? चलो, the state could curtail constitutional freedoms without effective checks। हो सकता है ये आंसर, नहीं ये हो सकता है आंसर, पेन लगा देते हैं इस पे। Legislator would lose its law making powers, ये तो नहीं हो सकता भाई, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंस लूज कर जाएगी तो लेजिस्लेचर की पावर क्यों लूज होगी, इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है। Citizens would no longer have fundamental rights in the constitution। We cannot say that for sure। सोचने वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही सिटीजन्स को राइट्स दिए हुए हैं, जुडिशरी ने उन राइट्स को क्रिएट नहीं किया है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करती है कि वो राइट्स कर्टेल ना हो आर्बिट्रेरी एक्शन से, और वो अपने आप को समय के हिसाब से डेवलप करते जाए, है ना। जो राइट 1960 में जिस तरह के राइट्स की जरूरत थी, 2025 में उन राइट्स की जरूरत नहीं है, उनको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? सिमिलरली आज जिन राइट्स की जरूरत है, जिन रिकॉग्निशंस की जरूरत है, वो 1970-65 में नहीं थी, है ना। खैर, तो सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे ये तो गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के पास राइट्स थे शुरू से, है ना। इनफैक्ट जुडिशरी बाद में आई, राइट्स तो पहले क्रिएट किए गए। Police's power to investigate crimes would be abolished? Absolutely not। What does police have to do with anything, with independence of judiciary? Logic, देख रहे हो तुम, लॉजिकली ये तीनों गलत हैं, है ना, और एक ही ऑप्शन बचता है, वही सही आंसर भी, जो हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 33 पे। Which of the following situations would most likely require judicial intervention based on the role of judiciary? A dispute over allocation of fund between two ministers। दो मिनिस्टर्स के बीच में फंड का एलोकेशन किस तरह से होगा, ये डिस्प्यूट जुडिशरी डिसाइड करेगी या नहीं। पैसेज में इस चीज पे कोई मेंशन नहीं है, इसलिए ये सही आंसर नहीं हो सकता। अगर पैसेज मिनिस्टर्स के बीच के डिस्प्यूट में जुडिशरी को इंटरफेयर करना है या नहीं, इस चीज का कुछ भी मेंशन करता तो हम इस पे पिन लगाते, लेकिन सिंस पैसेज हैज नॉट टॉक्ड अबाउट इट एट ऑल, दिस ऑप्शन बिकम्स कंप्लीटली इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू पैसेज, हटा दो। पीसफुल प्रोटेस्टर्स डिटेन्ड बाय द पुलिस डिस्पाइट हैविंग परमिशन, देखो ये हो सकता है ना। स्पीच असेंबली का जो राइट आर्टिकल 19 में दिया गया है उसका कुछ तो मेंशन है ही पैसेज में, तो ये पिन लगा देते हैं, ये सही आंसर हो सकता है। और ये हो ही सकता है कि भाई अगर जुडिशियल इंटरवेंशन ना हो तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है जो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वी हैव अ राइट टू असेंबल, और असेंबली प्रोटेस्ट कर सकती है, ठीक है।
विदाउट आर्म्स प्रोटेस्ट हमारा राइट है, तो अगर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो पुलिस हो सकता है उनको अरेस्ट कर ले, बिल्कुल हो सकता है। पुलिस के इस एक्शन को कौन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन डिक्लेयर करेगा? जुडिशरी डिक्लेयर करेगी। खैर चलो, पेन तो लगा ही दिए। डिसएग्रीमेंट बिटवीन एमपीज ओवर अ बिल इन पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, पैसेज में मेंशन नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, जो पैसेज में नहीं है वो हमें आता भी नहीं, ये मान के चलिए। डिले इन इम्प्लीमेंटिंग अ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, अगेन पैसेज से कोई लेना देना नहीं, हटा दो इसको। एक ही ऑप्शन बचा, यही सही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करते जाओगे तो आंसर अपने आप निकलता जाएगा, इजी होता जाएगा, और आंसर की एक्यूरेसी मतलब करेक्ट आंसर तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। सीधा जोड़ो, पैसेज से ऑप्शन का रिश्ता बैठाओ। ठीक है, ये होता है रीजनिंग को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप देखिए, जो ऑप्शन है जिसको आप मार्क करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं सही या गलत, देखिए उसका पैसेज से किस तरह का रिश्ता है। अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सगे रिश्तेदार हैं दोनों, पिन लगा दीजिए। अगर सौतेले नजर आ रहे हैं, दुश्मनी नजर आ रही है, तो काट दीजिए। अड़ोसी पड़ोसी सौतेले दुश्मनी बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सगे रिश्तेदार ब्लड रिलेटिव्स। अगर ऐसा है तो ऑप्शन सही है, नहीं है तो हटा दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है। Question 34. During an interrogation, police threaten an accused person to confess a crime. The accused approaches the court claiming violation of constitutional rights. Which of the following provisions would the court most likely invoke? देखो, इसका जवाब पैसेज में ही दे रखा है। There is an article which is mentioned in the passage. वही आर्टिकल इस पैसेज में सही जवाब है। Right to life and personal liberty, we know what it is, लेकिन पैसेज में the specific article which has talked about right against self incrimination is article 20 clause 3. हमने इसे अंडरलाइन भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35. फॉरेन नेशनल अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म इज ट्राइड इन इंडिया. Public outrage demands that the person be punished immediately without trial. What is judiciary's constitutional duty? Judiciary की constitutional duty क्या होगी? Delay the trial until public anger subsides. Judiciary duty ये नहीं हो सकती। ठीक है, मासेस को अपीज करना ये जुडिशरी का काम नहीं है, न्याय करना जुडिशरी का काम है, पीस लॉ एंड ऑर्डर बना रहे ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है। एंश्योर द अक्यूज्ड गेट्स फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखो ये मैंने अंडरलाइन किया था, पैसेज में साफ सुथरा लिखा हुआ था ये, है ना, तो इस पर हम पेन लगा देंगे, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेंगे, हो सकता है कोई बेटर ऑप्शन हो। एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी फॉर इमीडिएट पनिशमेंट, एब्सोल्युटली नॉट, ये न्याय नहीं होगा। Hand over the accused to the police for extended custody without trial, no. The correct answer is B. ठीक है। Question 36. The ruling political party pushes through a law restricting peaceful protests near government buildings. Society, civil society groups challenge the law. What shall be the judiciary's law? Sorry, role. The ruling political party pushes through a law restricting पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट को लिमिट करता हुआ, रेस्ट्रिक्ट करता हुआ एक लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास। सोसाइटी ने इस ग्रुप को इस लॉ को चैलेंज कर दिया। जुडिशरी का क्या रोल होगा? रिव्यू द लॉ इंडिपेंडेंटली टू एंश्योर इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, सही सा लग रहा है, पेन लगा देते हैं। गिव इफेक्ट टू द लॉ विदाउट रिव्यू बिकॉज इट वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, एब्सोल्युटली नॉट, गलत है ये। ठीक है, direct civil society to negotiate privately with the government, absolutely incorrect, बिल्कुल नहीं। Enforce the law temporarily and decide later, of course not. So the only option that seems logically correct is option A. It is the correct answer also. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले पैसेज पे। Judicial review of executive administration. Judicial review of executive administration action in India often involves applying established legal doctrines such as principle of natural justice, reasonableness, proportionality and legitimate expectation. ठीक है, one of the core principles of natural justice is odi alterum partem, which means hear the other side. इसे अंडरलाइन करो, हो सकता है ये ऑप्शन, मतलब इसको याद रखना पड़े। This means, अब इसका मीनिंग भी दे रखा है, no one should be condemned without being given a fair opportunity to present their case. Definition भी दे रखी है, अब हमें समझ आ गया मैगजीन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। In the landmark case of Menka Gandhi versus Union of India, petitioner's passport was confiscated without prior hearing.
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, even in administrative matters fairness requires giving a person a chance to be heard. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है और उसे सुनना, उसके पक्ष को समझना तुम्हारी ड्यूटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की. In situations demanding urgency where a prior hearing is not feasible, the court recognizes that a post decisional hearing must still be provided. अगर immediately नहीं सुन सकते तो बाद में सुन लो, ये अंडरलाइन करो. Ensuring that the right to be heard is not completely denied. ये deny नहीं होना चाहिए बस, ठीक है. This is the object. Another element is the requirement to provide reasoned decisions. अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं पता होना चाहिए. Courts have repeatedly held that administrative authorities must disclose reasons for their orders even if the relevant law or statute does not specifically require it. ये बहुत important है, underline करेंगे. This serves three purpose. तीन purpose है इसके क्या? Arbitrary action, decision deterring, gives affected parties ability to challenge decisions, improves the quality and accountability of governance. Democracy के principles है. Principle of reasonableness is used by courts to ensure that state action is fair in the public interest. Becomes particularly important when the government enters into contracts. Unlike private contracts, which is usually guided by personal gain, the state contract, personal contract तो personal gain के लिए होते हैं, state contract मतलब government contract अलग purpose के लिए हम underline करेंगे. Must align with the welfare of the public and cannot be exercised with unfettered discretion. In service matters and disciplinary proceedings, courts apply the principle of proportionality, ensuring that the severity of any administrative action matches the seriousness of the misconduct. For instance, Supreme Court, अच्छा instance भी दे रखा है, इसको समझ लेते हैं. For instance, Supreme Court has reduced punishments in court-martial proceedings where the sentence far outweighed the nature of the offence. मतलब जितनी गलती उतनी सजा, सिंपल इतना ही मतलब है इसका, ठीक है. दूसरी डॉक्ट्रीन को, अनदर डॉक्ट्रीन रेलेवेंट इन जुडिशियल रिव्यू लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, क्या है ये, इसको अंडरलाइन करेंगे. applies when a public authority's consistent past practice or specific assurances lead an individual to reasonably expect a certain treatment or decision. सही बात है, ठीक है. if the authority deviates from this without a fair reason, अगर कुछ और करने लगती है without a fair reason or without giving an opportunity to be heard, courts may intervene. जैसे एक सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट में डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, मिलता आ रहा है हमेशा से, सालों से, सडनली रेलवे डिस्काउंट देना बंद कर दे तो वो पूछने का अधिकार रखता है कि डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे, भाई सीनियर सिटीजन हूं मैं, ठीक. फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज कंसिस्टेंटली रिन्यूड अ लाइसेंस ईच ईयर फॉर डेकेड्स, a sudden refusal without explanation may be struck down for violating the principle of legitimate expectation. चलो डॉक्ट्रिन दे भी रखी है, क्या होती है, किस तरह से अप्लाई होती है, और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रखी है. कैन यू एक्सपेक्ट सच वेल ड्राफ्टेड एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस इन द एग्जाम? यू मे नॉट. कंसोर्शियम पैसेजेस को कितने अच्छे से ड्राफ्ट करता है, कितना एक्सप्लेनेटरी बनाता है, जैसे ये तो हमने आपके लिए बनाए हैं, है ना, और इसमें ये इसलिए भी बनाए गए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है बहुत कुछ ना भी पढ़ा हो, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन डाल दी कि इस बहाने से थोड़ी तैयारी भी हो जाएगी. अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो क्लासरूम्स में ही पढ़ाए जाते हैं, बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, उन्हें पता भी नहीं होता कि पढ़ना है. खैर, अगर कोई ऐसी चीज है जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस तरह का अगर कुछ आता है तो पैसेज में समझा देता है कंसर्शियम भी, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कि इट्स नॉट जस्ट कि आपको इस तरह का पैसेज हमने दे दिया है एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल के साथ. चलो एग्जाम्पल तो हो सकता है कंसर्शियम ना डाले, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देगा, इतना तो होता ही है, ठीक है. वट एवर दे गिव यू इन द पैसेज, वट एवर प्रिमाइस इट इज, अ प्रिंसिपल, अ सेक्शन, एन आर्टिकल इज नॉट वेरी मच एक्सप्लेन बट इट इज एक्सप्लेन सफिशिएंटली. जिस बच्चे को लॉ का एक बेसिक बैकग्राउंड और फाउंडेशनल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से समझ लेगा, ठीक है. चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. Why do courts insist that administrative authorities give reasons for their decision even if the statute is silent? देखो इसका आंसर तो पैसेज में ही दे रखा था, है ना, सीधा साफ पैसेज में दे रखा था.
टू मेक डिसीजंस मोर कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये नहीं दे रखा था पैसेज में। टू इंक्रीज वर्कलोड फॉर अथॉरिटीज, ये भी नहीं दे रखा था पैसेज में। टू डेटर आर्बिट्रेरीनेस, अलाउ अफेक्टेड पर्संस टू चैलेंज डिसीजन, सीधा पैसेज की ही लाइन है, इसका रिश्ता पैसेज से बहुत गहरा है। सही आंसर है ये, बिकॉज पार्लियामेंट रिक्वायर्स इट, नॉट नेसेसरीली। भाई लेजिस्लेचर साइलेंट हो सकता है, लॉ सॉरी, ठीक है। देखो इस तरह से हो गया सही आंसर, कितनी आसानी से निकाल लिया हमने। गवर्नमेंट कैंसल्स अ कॉन्ट्रैक्टर्स एग्रीमेंट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन despite having consistently renewed it for past 15 years, which principle might get invoked? लो कितना आसान है ये, इंस्टेंस में ही दे रखा था। तक आंसर टू दिस इज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, है ना। इट वाज गिवन राइट इन द पैसेज। क्या इतने सरल इजी आंसर कंसर्शियम में आ सकते हैं? बिल्कुल, वो सॉरी क्लैट में आ सकते हैं, आ सकते हैं जी, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। क्लैट आपका इम्तिहान तो ले रहा है, लेकिन आपको टॉर्चर नहीं करेगा वो, don't worry about it. They won't present you with any question that is unreasonably hard, that a child might not be able to solve at all. ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। Which scenario demonstrates a violation of the principle of proportionality? हम समझ गए proportionality क्या है, पैसेज में बहुत अच्छे से समझा रखा है। Dismissing a police constable for minor lateness to duty, हो सकता है ये। सस्पेंडिंग अ टीचर फॉर रिपीटेड मिसकंडक्ट, देखो ये तो सही है ना, बार बार गलती कर रहे हो तो सस्पेंशन तो बनता है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। इम्पोजिंग अ फाइन फॉर ट्रैफिक वायलेशन, ये भी सही है भाई, ट्रैफिक वायलेशन में चालान तो लगता ही है। कंडक्टिंग अ पोस्ट डिसीजनल हियरिंग इन एन अर्जेंट मैटर, ये भी सही है, पैसेज में दे रखा है कि भाई पोस्ट डिसीजनल अगर इमीडिएटली नहीं ले सकते तो बाद में सुन लो, लेकिन सुन लो बेचारे को, तो ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा है ना। एक कांस्टेबल जरा सा लेट आया है तो उसको हटा ही दिया, डिसमिस कर दिया, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। चलो, एट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्लेम्स सिक्योरिटी रीजंस टू अवॉइड गिविंग एनी हियरिंग और रीजंस बिफोर ब्लैक लिस्टिंग अ सप्लायर, व्हाट इज द कोर्ट मोस्ट लाइकली टू डू? एक्सेप्ट द डिसीजन विदाउट रिव्यू? नो, कोर्ट इतने आसानी से डिसीजंस, आर्बिट्ररी डिसीजंस एक्सेप्ट नहीं करता। Require at least minimal reasons or post decisional hearing unless necessary secrecy is lawfully justified, ये हो सकता है, पिन लगा देते हैं। Automatically reinstate the supplier without conditions, अब इतनी पावर भी नहीं जुडिशरी के पास। Transfer the matter to legislature? No, B, ठीक है। This is the most logical option that fits according to what is given in the passage also. Which of the following pairs is correctly matched with the objective it serves? ऑडी ऑल्टरम पार्टम प्रिवेंट्स एक्सेसिव पनिशमेंट, नहीं, ऑडी ऑल्टरम पार्टम का क्या मतलब है? हियर द अदर साइड, ये गलत है। करेक्टली मैच्ड है, कौन सा पेयर सही है? प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर्स डिसीजंस हैव प्रॉपर रीजंस रिकॉर्डेड, ये तो रीजनेबलनेस है ना, ये भी गलत है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन प्रोटेक्ट्स रीजनेबल रिलायंस ऑन पास्ट कंसिस्टेंट डिसीजन, ये सही है, पिन लगा दो। अब क्या दो ऑप्शन सही हो सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ इट पढ़ लेंगे। रीजनेबल रिक्वायर्स डिसाइडिंग एवरी केस इन सीक्रेसी, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। A school teacher is dismissed for arriving late once and is terminated without hearing. This violates the principle of what? बहुत ही आसान है। This violates the principle of proportionality only. देखो, सोच, विदाउट हियरिंग, बहुत अच्छे से पढ़ना, कुछ बच्चे हो सकता है सिर्फ इसे चुने। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो नहीं हो सकती, हटा देंगे। प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं, हियरिंग के बिना टर्मिनेट कर दिया गया है। हियरिंग मतलब सुनना एक व्यक्ति को, टू हियर अ पर्सन, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस का ही प्रिंसिपल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, रीजन्ड जजमेंट्स एंड प्रोपोर्शनैलिटी भी है कि नहीं? पैसेज में दिया हुआ है। तो अगर एक व्यक्ति को हटा दिया उसकी नौकरी से और उसकी बात भी नहीं सुनी, उसे खुद को एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया, तो सिर्फ एक हार्श पनिशमेंट नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का भी वायलेशन है। तो इट इज नॉट जस्ट नेचुरल प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज नेचुरल जस्टिस वायलेशन ऑल्सो, तो दोनों ही वायलेट हो जाते हैं, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म तो बिल्कुल ही गलत है। दिस सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये मैंने ऐसे चुन लिया क्योंकि बिल्कुल सामने ही था, इट वाज राइट ऑन द फेस ऑफ इट।
So this is legal reasoning. I sincerely hope कि आपने accurately solve किया है ये. On a scale of 1 to 10, I would rate this section 7 in terms of difficulty. Not 7 actually, 6. ठीक है, मतलब डिफिकल्टी के लेवल पे मैं इसे रेट कर रही हूँ, मतलब 6 है इसका डिफिकल्टी लेवल. इट इज नॉट रियली इजी बट इट्स नॉट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ऑल्सो. ठीक है, बहुत आसान तो नहीं है, बीच में है. और कंसोर्शियम के पैसेज बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, इजी आ सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट कभी नहीं आते. आप एलिट में इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट होगा या कुछ एक सेट क्वेश्चन का बहुत डिफिकल्ट होगा. एलिट में इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन क्लैट में जनरली कोई भी सेक्शन एक्सेसिवली डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता है ना. तो ये था आज का सेक्शन और ये था एनालिसिस. अब आपके आंसर्स क्यों गलत हो गए आपको पता होना चाहिए. मैंने किस ऑप्शन को क्यों चुना है ये आपको मैं बता चुकी हूं. तो अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो आपने सही रीजन नहीं लगाया. इमीडिएटली उस रीजन को लिख लीजिए और अगली बार वो गलती मत कीजिएगा. इसी को एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, अगले मॉक में मिलते हैं. तब तक सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी क्लैट प्रोग्राम. तो फ्रेंड्स, welcome to 75 days NLU challenge, and today I will be discussing with you the mock 1 GK and current affairs section. तो आज मैं आपके साथ GK और करंट अफेयर्स का सेक्शन डिस्कस करूंगा. और दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो, जैसा आप सब जानते हैं कि एक पैसेज होता है क्लैट में और पैसेज के बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो अराउंड 25 क्वेश्चंस रहते हैं जनरली अगर पेपर में देखा जाए तो. बट द नंबर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न. तो कई बार नंबर चेंज हो जाता, बट मोटा मोटा 22 टू 25 क्वेश्चंस क्लैट के एग्जाम में फ्रॉम जीके एंड करंट अफेयर्स देखने को मिलता है. दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पैसेज होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता. कई बार देखा जाता है कि जो 5 क्वेश्चन उस पैसेज पर बेस्ड होते हैं, कई बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का आंसर पैसेज से मिल जाता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप पूरा पैसेज पढ़ जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. तो पैसेज जो होता है वो मैक्सिमम टाइम इन्फ्रेंशियल होता है कि इससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. और जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको जीके और करंट अफेयर्स के नॉलेज से ही सॉल्व करना पड़ेगा कि जो आपने जीके और करंट अफेयर्स प्रीवियसली पढ़ा है उसी के नॉलेज से इस क्वेश्चंस के आप सॉल्व करेंगे. और कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे 2024 का जो क्लैट एग्जामिनेशन हुआ था लास्ट ईयर का, तो वहां पर दोस्तों एक पैसेज के थ्रू कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ले सकते थे क्वेश्चन पैसेज के थ्रू. बट वहां भी कुछ ऐसे पैसेजेस थे जो कंप्लीटली इन्फ्लुएंशियल थे और उस पैसेज को आप पढ़ोगे तो उससे आपके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन उन क्वेश्चंस के बारे में थी ही नहीं. तो देखो, बेसिकली यहां पर एक जो पैसेज जो दिया हुआ है वो है इंडिया का टाइमलाइन. तो इंडिया का टाइमलाइन पर एक पैसेज दिया हुआ है और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह का इंफॉर्मेशन दिया गया है. So India is making a landmark move in the streamlining the management across the country with One Nation, One Time initiative. This step focuses on Indian Standard Time as a sole official time for all legal and commercial application. तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये One Nation, One Time से डेडिकेटेड ये पैसेज है. अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि अब आते हैं क्वेश्चंस पर. अब देखो, क्वेश्चंस पर आते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एज पर लीगल मेट्रोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2025. तो इंडियन टाइम रूल 2025 के अकॉर्डिंग कस्टोडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन है. अब देखो, यहां पर आपकी प्रीवियस नॉलेज से कैसे क्वेश्चन बनेगा. पहला है इसरो को कोई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लेना देना नहीं है. दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, तो बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से लेना देना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नहीं है. तो 3 ऑप्शंस तो यूं ही एलिमिनेट हो गए. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी,
दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, दैट इज CSIR NPL। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहां आप आंसर एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफसेट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों GMT से कितना आगे है? और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is based on the standard meridian of India 82.5 degree east longitude that passes through। तो ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये पास कहाँ से करता है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, नागपुर या जबलपुर। तो दोस्तों ये इलाहाबाद के पास जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से पास करता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? और यहां पर UTC कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज कंट्रीज फॉलोड अ सिंगल टाइम जोन डिस्पाइट स्पैनिंग ओवर अ लॉन्गिट्यूड? तो किस कंट्री में इंडिया के जैसा एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम है जिसका लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ज्यादा है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और ऑप्शन डी है चाइना। अब देखो यहां पर इसके बारे में कुछ डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बारे में कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ नहीं है। यहां पर देखो कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसके बारे में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है कि किन कंट्रीज में मल्टीपल टाइम जोन्स चलते हैं, किन कंट्रीज में सिंगल टाइम जोन चलता है। तो दोस्तों सिंगल टाइम जोन अगर इंडिया के बाद देखें एशिया में तो चाइना में है, बाकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ये मल्टीपल टाइम जोन से देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। नेक्स्ट इज कि द फुल फॉर्म ऑफ UTC इन द वर्ल्ड स्टैंडर्ड सिविल टाइम। अब देखो भाई UTC का देखो फुल फॉर्म तो यहीं दिया हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम तो यहीं पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन होगा कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके अंडर द न्यू टाइम कीपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज विल बी सेट अप एक्सपेक्ट ऑल एक्सेप्ट। तो रीजनल RRSLs। अब देखो क्या RRSLs की बात की गई है? टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड ट्रेसिबिलिटी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग 5 रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज। अब देखो 5 रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज की तो बात की गई है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर क्या कुछ ऐसा दिया हुआ है कि किस शहर में स्टैब्लिश किया जाएगा, किस शहर में नहीं किया जाएगा। तो यहां 5 रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरीज की बात की गई है। अब देखो 5 रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरीज को स्टैब्लिश कहां नहीं किया जाएगा, तो इसके बारे में दोस्तों कुछ ऑप्शन में है। देखो यहां पर कि the initiative was formally discussed in the round table conference held in Delhi by Department of Consumer Affairs, prior eliminating the discrepancy caused by multiple time zone to improve the accuracy across the various banking, stock exchange, telecommunication। और यहां पर आप देखोगे कि 5 रीजनल रेफरेंस टाइम सेंटर्स की बात, 5 रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज की बात की गई है। अब यहां पर दोस्तों किसी के बारे में यहां पर तो किसी का जिक्र है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, विच इज कोलकाता। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोलकाता में। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जहां पर स्टैब्लिश नहीं किया गया है दैट इज इन कोलकाता। चलो नेक्स्ट दोस्तों पैसेज नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में मेंशन है, PBDs के बारे में मेंशन है, जो कि हर 2 साल पर होता है। अब हु कॉन्फर्स द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ड्यूरिंग प्रवासी भारतीय दिवस? ठीक है। अब देखिए यहां पर जो प्रवासी भारतीय सम्मान कौन देता है, यहां पर है अबाउट द ऑन प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये भी देखो एक इन्फ्लुएंशियल पैसेज ही है,
इन्फ्लुएंशियल पैसेज ही है कि देखो यहां पर भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो देती हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती हैं, तो ये हमेशा दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रवासी भारतीय सम्मान तो ये हमेशा देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती हैं। तो ये भी दोस्तों एक पैसेज, इन्फ्लुएंशियल पैसेज है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है, तो ये एक इन्फ्लुएंशियल पैसेज है। अब देखो नेक्स्ट पर आते हैं कि द लीडर हुज रिटर्न टू इंडिया कॉमेमोरेटेड बाई प्रवासी भारतीय दिवस इंस्पायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी। तो दोस्तों ये जो बेसिकली है रिटर्न ऑफ एम के गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, इस वजह से 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया फाइनली आए, इसी वजह से मनाया जाता है। अब गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी? आर्म्ड रिवॉल्यूशन, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या फेडरलिज्म। तो गांधी जी भाई हमेशा बिलीव करते थे नॉन वायलेंस पर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी, नॉन वायलेंस। ठीक है। Which of the following statement best describes the frequency of प्रवासी भारतीय दिवस convention? It is held monthly to continuous engage of the diaspora, held annually on multiple dates, held biennially reflecting the sustained periodic engagement effort, held in once in a decade. Decade का मतलब होता है 10 साल पे, as a major commemorative event. तो देखो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये हर 2 साल पर होता है, तो held biennially। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विच सिटी हैज बीन अ नोटेबल वेन्यू फॉर द रीसेंट प्रवासी भारतीय दिवस। तो जो रीसेंट प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, जो 18th प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, वो कहां हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए यहां पर डायरेक्टली जो है वो प्लेस के बारे में बताया नहीं हुआ, तो आप अपने जीके के नॉलेज से बता सकते हैं कि इस बार ये हुआ था उड़ीसा में। तो यहां पर भाई उड़ीसा का एक ही ऑप्शन है, वो है भुवनेश्वर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो थीम क्या थी प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की? कि देखो इस बार जो विकसित भारत सबसे ज्यादा थीम चला था, तो इस बार जो 2025 में विकसित भारत सबसे ज्यादा थीम चला था। तो अब देखते हैं कि भाई क्या ऐसा कोई है ऑप्शन कि इंडिया पार्ट टू आत्मनिर्भर भारत, नहीं। डायस्पोरा कंट्रीब्यूटिंग द विकसित भारत। देखो डायस्पोरा का मतलब होता है कि जो अलग अलग देशों में भारतीय जनसंख्या रहती है उससे। स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल लिंक्स विद द डायस्पोरा, इनोवेटिंग द टेक्नोलॉजी फॉर रूरल इंडिया। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत, यानी जो भारत के लोग भारत से बाहर रहते हैं, दैट इज डायस्पोरा फॉर द विकसित भारत। नेक्स्ट है कि एज पर द लेटेस्ट डेटा विच कंट्री होज द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन विश्व में किस देश में रहती है? ऑप्शन है यूएई, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अराउंड 5.4 मिलियन इंडियंस यहां रहते हैं, इंडियंस रहते हैं यूएसए में। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहां पर देख रहे हो कि ये जो पैसेज है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल है, यानी इन पैसेज को पढ़ करके डायरेक्टली आप आंसर कंक्लूड नहीं कर सकते। तो कई मैक्सिमम टाइम पैसेज इन्फ्लुएंशियल आता है, कई बार ऐसा होता है कि पैसेज से 1-2 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको यूटीसी का जो फुल फॉर्म मिल गया वो पैसेज क्वेश्चन से ही मिल गया। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पैसेज है, पैसेज 5, ये अल नीनो और ला नीना के बारे में है। तो अल नीनो और ला नीना के बारे में है। नेक्स्ट है कि विच सर्विस सेक्टर इज मोस्टली डायरेक्टली इंपैक्टेड बाई अल नीनो इंट्रोड्यूस्ड वीक मॉनसून। तो भाई कौन सा सेक्टर है जो अल नीनो से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? जब वीक मॉनसून आता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा सेक्टर होता है? देखते हैं भाई ऑप्शन क्या है। आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज को मॉनसून से तो कोई रिलेशन नहीं है। एग्रीकल्चर, माइनिंग और स्पेस। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्टफुल है वो है एग्रीकल्चर। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। नाउ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी प्राइमरली मॉनिटर्स एंड प्रेडिक्ट अल नीनो एंड ला नीना इंपैक्ट। इसरो, आईएमडी, नीति आयोग, जीएसआई।
तो देखो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यही अल नीनो और ला नीना के इफेक्ट्स को देखता है। तो करेक्ट आंसर है IMD, क्योंकि बाकी चारों ऑप्शंस इससे बिल्कुल मेल नहीं खाते। नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन विच रिपोर्टेड एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ऑफ एनसो मॉनसून। सो स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ऑफ एनसो मॉनसून, अब देखिए एनसो मॉनसून के बारे में देखते हैं भाई क्या आता है। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल। चलिए यहां पर एनसो के बारे में दोस्तों कुछ दिया डायरेक्टली है नहीं, देखिए डायरेक्टली इसमें दिया हुआ नहीं है। तो एक बात ये जो आपने हम लोग जो नॉर्मली जो अपनी जीके को पढ़ते हैं उससे पता चलता है कि ये जो एनसो का जो स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है वो सेंट्रल इंडिया पर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द टर्म एनसो न्यूट्रल 2025 implies एनसो न्यूट्रल। तो देखो न्यूट्रल का हो गया, न्यूट्रल का सीधा सीधा हो गया कि जो एकदम तटस्थ है जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो नाइदर अल नीनो नॉर ला नीना इन्फ्लुएंसिंग डोमिनेटिंग वेदर पैटर्न्स। चूंकि एनसो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जो बिल्कुल तटस्थ है जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है कि विच मिनिस्ट्री ऑब्जर्व द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द क्लाइमेट प्रोडक्शन एंड मॉनसून रिसर्च। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अर्थ साइंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट। तो भाई कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? तो यहां पर क्लाइमेट प्रोडक्शंस के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एंड ला लीना इज अ फेनोमेनन लिंक्ड टू द साइक्लोन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन। अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और सदर्न ओशन। तो भाई यहां पर चलो देखते हैं कि कुछ आंसर मिल सकता है। चलिए तो यहां पर भी दोस्तों इससे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ला नीना फॉर्म है वो अटलांटिक ओशन इज लिंक टू द साइक्लोन एक्टिविटी इन द अटलांटिक ओशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक बात सबको क्लियर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां तक सबको बात क्लियर है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो यहां पर फ्रेंड्स हम लोगों ने जीके के पेपर को डिस्कस किया और देखा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो जीके का पैसेज होता है वो कंप्लीटली इन्फ्रेंशियल भी मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। लास्ट ईयर तो दो तीन क्वेश्चंस किसी पैसेज में मिल जाते थे। तो जनरली 5 पैसेजेस होता है, बट इट इज दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम टू एग्जाम, और नॉर्मली 22 to 25 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने जीके को डिस्कस किया और देखा कि पूरा का पूरा जो पैसेज है वो कंप्लीटली इन्फ्रेंशियल पैसेज है, यानी जो आपने पहले से जीके पढ़ा है उसी के बेसिस पर, और जीके प्लस करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप उसी के बेसिस पर आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सबको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। Hello students, you're most welcome to this class. We are here to discuss some important passages related to your CLAT examination. The medium of this class will be bilingual. दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों ही भाषाएं important है। और second thing is that this is the mock test one, and in this one we will discuss the part of English. Okay, and one thing very important, I am Rahul Agnihotri. I will here to teach you, or I will here to discuss the passages related to English in this video. They are very important for you. They are very important for your CLAT examination. Okay, so this is the challenge. It is written here as it is written here. Now we should start without wasting the time. Now here we will discuss 2 passages. Clear? In these passages, the pattern that has been assumed or the pattern has been sustained in which way? According to your CLAT examination. Clear? So, the first passage, it is there. You can see this easily. It starts from here. Arjuna had always dreamed of starting his own. Okay. But, when we do the passage, we should follow a particular strategy, a very simple strategy. I think most of the students know about it, but it's my duty, it's my responsibility to tell you the
दैट स्ट्रैटेजी अगेन, वो मुझे स्ट्रैटेजी आपको खुद से बतानी चाहिए. मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को पता होगा. तो लेट अस स्टार्ट. The strategy is very simple. When you solve the passage or when you do the passage, you should remember, first of all, read the questions and their options, because whatever is asked in the questions will be related to this passage. Yes? So, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो किससे related है? Passage से. इसलिए हमें questions को पहले देखना चाहिए. Now we should go through the questions. So first question that is given here, it is written here, combine into simple sentence. Volunteers from other cities joined, one sentence, and the second sentence, the project began to function like a tightly knit family. So two sentences are there, and it is our responsibility in this question what? We have to join these two sentences and make a simple sentence. So what is simple sentence? We need to understand. So we will go through it, but first of all, read all the questions. The second question, despite these hurdles, Arjun persisted, believing that once people saw results, they would begin to trust his vision. The second question, 4 options are there. Again, it is talking about simple compound complex, compound complex. We will do it. Okay. Next one. 3 more questions are there. Every passage contains 5 questions. 6 questions. So this is the third question. Far-fetched. Now this particular question is directly linked, or it is directly related or pertinent to passage. It is written here, far-fetched. As used earlier in the describing the dream means, the word that is used in dreams. What is the meaning of these words? 4 options are given, and we will have to find the answer. So when we read the passage, we can get it. It is very easy. Combine into a complex sentence. 2 sentences are there. The trainees gained confidence. They started a small business. So 2 sentences are there. We need to combine them in a complex sentence. So we need to understand what is complex sentence. Yeah, no problem. We will discuss it. Now, this question, 5th one, directly related to the passage, directly pertinent to the passage. What is given here? What is the main theme of the passage? So after reading the whole passage, we will find out the crux, we will find out the main theme, we will find out the main idea, and after that we can get the answer easily, very easy. बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे. 6th question, again it is related to compound sentence. What is written there? Which of the following is a compound sentence taken from the passage? So there are 4 options. In these 4 options, 4 sentences are there, and in these ones we will have to find out which one is the compound sentence, but we should need to know what compound sentence is. Then we can tell everyone, or we can find out the answer which is the compound sentence. Okay. So, first of all, let us discuss the passage. Then we will talk about the questions that can be done easily, which are directly related to the passage, and the questions which are related to compound, complex, or simple sentence we will do after understanding these sentences. Okay. What is compound, what is complex, what is simple, we will do rest of the questions. But first of all, we should read the passage. Passage is very simple. We can do it easily without any problem. Okay, now it's your turn to read the passage. It's your turn to read the passage. First of all, read it. Then we will go ahead. Okay, so it's your duty. Complete the passage. Purely belongs to your passage. So please do this. What's your answer? Please find it out. Then we will discuss the passage. Then we will find out the answer. Okay. And this question is also, do it. 5th one. What should be your answer? Because you have read the passage, you can guess the answer easily. Okay. Now, I am reading the passage. I am discussing the passage. Starts from here. Arjun had always dreamed of starting his own social enterprise. अर्जुन अपना खुद का काम शुरू करना चाहता था, और वो सामाजिकता, जो समाज के भले के लिए हो. Growing up in a small town,
कहाँ बड़ा हुआ था? एक छोटे से कस्बे में बड़ा हुआ था वो. He had seen many of his school friends drop out early, not because they lacked intelligence, but because family circumstances forced them to leave, earn a living. क्या हो रहा था? उसने देखा था अपने स्कूल के इस दोस्तों को कि उन्होंने स्कूल जल्दी छोड़ दिया. इसलिए नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी फैमिली ने या उनकी परिस्थितियों ने, सर्कमस्टांसेस ने, परिस्थितियां ने फोर्स किया कि उन्हें कमाना चाहिए. After completing his MBA from a reputed university, he decided to return his hometown instead of taking a high-paying job in a metropolitan city. उसने MBA complete कर लिया. MBA complete करने के बाद उसने क्या सोचा? This is the mind-blowing thinking. He was doing this. He was thinking like which way? He was thinking he will serve the country. He will serve his own people. He will serve his village. He will serve his place. He will not do a high-paying job. तो उसने क्या किया? वो high-paying job नहीं करेगा. वो अपने होम टाउन जाएगा और समाज के लिए कुछ करेगा, इस देश के लिए कुछ करेगा, अपने लोगों के लिए कुछ करेगा जिनके बीच वो पला बड़ा. तो वो गया अपने गांव, अपने होम टाउन, अपने कस्बे में. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द यूथ वाज अलार्मिंगली हाई. जो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी थी, वो चरम स्तर पर थी, बहुत ज्यादा हाई थी और बहुत डरावनी भी थी. एंड मैनी वर एंगेज इन डेली वेज लेबर विदाउट एनी लॉन्ग टर्म करियर. किसी के जीवन में कोई विजन नहीं था कि उसको भविष्य में क्या बनना है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट है उसका, बल्कि वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमाने में लगे हुए थे. तो डिटरमिन्ड टू मेक अ डिफरेंस, अर्जुन केम अप विद द आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वर्कशॉप दैट वुड प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू स्कूल ड्रॉपआउट्स एंड अंडर प्रिविलेज्ड यूथ. तो उसने क्या किया? कुछ अलग करने की चाहत, डिटर्मिनेशन थी उसके अंदर कुछ अलग करने की. अर्जुन एक आइडिया लेकर आया. क्या? एस्टेब्लिश करेगा एक वर्कशॉप बनाएगा, स्थापित करेगा और उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल ड्रॉप आउट्स को, जो स्कूल छोड़ चुके हैं और अंडर प्रिविलेज यूनियन को किसी तरह की कोई खास सुविधाएं नहीं है. द ट्रेनिंग वुड कवर स्किल्स लाइक टेलरिंग, कारपेंट्री, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी एंड मोबाइल फोन रिपेयर. इसमें क्या क्या होगा ट्रेनिंग में? टेलरिंग होगी, कारपेंट्री होगी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब चीजें इसमें होंगी. However, implementing this idea was far from easy. पर ये आइडिया इतना आसान नहीं था. फार फैच्ड वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहीं आएगा. ठीक है. द इनिशियल डेज वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. शुरुआती दिन बहुत ही कैसे थे? चैलेंजिंग थे, चुनौती भरे थे. फंड्स वर स्कार्स, फंड्स की कमी थी. कम्युनिटी सपोर्ट वाज हेजिटेंट, कम्युनिटी सपोर्ट भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था. ठीक है. तो कम्युनिटी सपोर्ट भी नहीं था. एंड लोकल बिजनेसेस वर डाउटफुल. जो लोकल बिजनेसेस जो थे वो डाउटफुल थे उसको लेकर. जो गांव में व्यापार था वो उसको लेकर डाउटफुल थे. किसको लेकर? अबाउट द प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी. कि प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा? लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद खत्म, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा. तो इट वॉज अ रीजन. एवरीथिंग वॉज डाउटफुल बट अर्जुन नॉट. So despite these hurdles, despite means to say, इस सब होने के बावजूद, in spite of these hurdles, अर्जुन persisted. अर्जुन ने continue रखना जारी रखा. Persist means to say to continue in spite of difficulty, like perseverance. Believing that once people saw results, उसने इस बात पर विश्वास किया कि जब लोगों को रिजल्ट मिलेगा, they would begin to trust his vision. तब उन्हें विजन पर उसके विश्वास होगा. इन सर्च ऑफ फाइनेंशियल एड ही अप्लाइड फॉर सेवरल गवर्नमेंट स्कीम. उसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में अप्लाई किया. क्यों किया? क्योंकि उसको एड चाहिए थी. एड मतलब सहायता चाहिए थी. Where is it written? In search of financial aid. He applied for several government schemes aimed at rural skill development. For months, replies were slow. जिनमें अप्लाई किया उनसे आंसर बड़े धीरे धीरे मिलते थे. रिजेक्शंस पाइल्ड अप, रिजेक्शंस का ढेर लग गया. ठीक. फाइनली वन स्कीम अप्रूव्ड अ ग्रांट. एक स्कीम से उसे जाके बड़ी मुश्किलों में ग्रांट मिली, सहायता मिली, पैसा मिला. दैट विल मार्क द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज एंटरप्राइज. इट वाज द ब्रेक थ्रू दैट ही गॉट आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम. उसे एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम से ग्रांट मिली और उसके बाद क्या, विद द फंड्स ही वाज एबल टू बाय प्रॉपर टूल्स. उसको प्रॉपर टूल्स खरीदे उसने, ट्रेनिंग स्पेस उसको मिला और इवन हायर 2 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर. उसने 2 पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स भी रखे. स्लोली बट स्टेडली, धीरे से लेकिन लगातार. द ट्रेनीज बिगिन टू एक्वायर प्रैक्टिकल स्किल. अब वो काम सीखने लगे, प्रैक्टिकल स्किल्स आने लगे उन्हें.
ठीक है, अब वो चीजों को सीख रहे थे, उनके अंदर दक्षता आ रही थी, स्किल्ड हो रहे थे. Many of them secured jobs in nearby towns to start small business on of their own. और क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, स्किल सीखे थे, उन्होंने अपना बिजनेस छोटा मोटा काम शुरू कर दिया. एज अ वर्कशॉप रेपुटेशन स्प्रेड बियॉन्ड द टाउन. अब जो है वो वर्कशॉप की ख्याति बढ़ने लगी और टाउन के बाहर जाने लगी. एनजीओज वॉलंटियर्स फ्रॉम अदर सिटीज ऑफर्ड हेल्प. दूसरे ने और भी लोगों ने उनको ऑफर हेल्प की, किसे, अर्जुन को. पर क्या हो गया, आप तो देखिए करिश्मा हो चुका था. ब्रिंगिंग फ्रेश आइडियाज, मॉडर्न ट्रेनिंग टेक्निक. उन्होंने कहा हमारे पास और भी आइडियाज है, एनजीओज वगैरह बोल रहे थे, और टेक्निक्स भी हम आपको देंगे, ट्रेनिंग टेक्निक्स. द लोकल कम्युनिटी व्हिच had once been doubtful now began to pride in what they had collectively built. अब लोकल कम्युनिटी का विश्वास बढ़ गया, जो पहले नहीं करते थे. Parents encourage for children to enroll. Former trainees returned as mentors and the project began to function like a tightly knit family. अब क्या हुआ, लोग भी अपने बच्चों को कहने लगे भैया जाओ ज्वाइन करो, स्किल सीखो. ठीक है, और क्या हो रहा था, जिन्होंने पहले काम सीखा था वो मेंटोर बनकर आ गए थे. ठीक, और अब पूरा का पूरा ये सिस्टम जो उसने तैयार किया था एक फैमिली की तरह काम करने लगा. टाइट नेट फैमिली. टुडे अर्जुन ऑफ्टन, इट इज नॉट ऑफन, ऑफन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, ऑफ्टन ब्रिटिश इंग्लिश में. तो आपको ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सजेशन नहीं होता, सजेशन होता है. ठीक है, इस तरह से राइज, रोज, राइजन नहीं होता, रिजन होता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनका हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं. जैसे एक बाउंडेशन वर्ड है, ये तो होता ही, एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन भारतीय इसे बोलते चले जा रहे हैं. सो नेवर से बाउंडेशन. यू कैन यूज, इंस्टेड ऑफ सेइंग बाउंडेशन, यू शुड से रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, ये सब बोलना चाहिए. लेकिन भारत में चल रहा है. Okay, so Arjun often says that his greatest reward, मैं ये नहीं कह रहा हूँ often गलत, often गलत है, often American है, often British है. So you should say Arjun often says that his greatest reward is not the revenue his enterprise generates, but the transformation he sees in the lives of those who once believed that they had no future. अर्जुन ने कहा कि बात ये नहीं है यार कि मुझे रेवेन्यू मिल रहा है, ये मेरे लिए खुशी नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि जिन लोगों के जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, वहां आशा की किरण है, रे ऑफ होप है, और हम कुछ कर पाए उनके लिए, और वो कुछ कर पा रहे हैं अपने लिए, यही सबसे बड़ी बात है. द स्पार्कल, चमक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास की, इन देयर आईज, उनकी आंखों में, रिमाइंड्स, उसे याद दिलाती है प्रतिदिन why he chose this path, उसने रास्ता क्यों चुना. According to him, profit is essential for survival. जीवन जीने के लिए प्रॉफिट तो जरूरी है, बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट जरूरी है, पर्पस इज एसेंशियल फॉर फुलफिलमेंट. लेकिन अचीवमेंट, जो हैप्पीनेस जो है, कैसे आती है, जिस अचीवमेंट से आती है, वो बहुत बड़ी बात है. एंड अ लाइफ ऑफ पर्पस इज वर्थ एवरी स्ट्रगल. और जीवन में कोई पर्पस है, स्ट्रगल भी है, और इससे हम आगे भी बढ़ रहे हैं, है ना. अब चलते हैं हम आगे. तो 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. इसमें से 4 क्वेश्चंस बेस्ड हैं सीधे सीधे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से, तो हम उन्हें समझेंगे, तब उन्हें हम करेंगे. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू देम. इट वाज अ थर्ड क्वेश्चन, बिकॉज इसका जो सेकंड क्वेश्चन है और द फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन बिलोंग टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सो वी कैन नॉट डू दिस, डू देम. दिस कैन बी डन. फार-फैच्ड, फार-फैच्ड as you earlier described in the dream means, इसका मतलब क्या है कि इसको इतना आसान नहीं था, ये इसको पाना बहुत मुश्किल था. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इम्प्रैक्टिकल. गॉट दैट मीनिंग? इट इज इम्प्रैक्टिकल. नाउ it is working as adjective. Now one more question it is there. What is the main theme of the passage? The profit and loss? No, it cannot be. The migration of skilled labor? नहीं हो सकता. The failure of government, it is not possible. Only one option is right. One man's journey. It is the journey of Arjun. One man's journey to empower youth through vocational training. So the answer is what? For Bombay. So third and fifth we have done. Now what should be done? We should understand what is called simple sentence, what is called compound sentence, what is called complex sentence, compound sentences. Okay, now we will talk about simple sentence, complex sentence, compound sentence, okay.
and this is what transformation. Under the topic of transformation, we study these types of things: passive voice, narration, active voice, passive voice, narration, how to change simple sentence to positive, positive sentence to interrogative, positive sentence to negative sentence, assertive sentence to interrogative sentence, or how to change positive degree to comparative degree, comparative superlative degree. All these things are included in transformation. Here we are talking about these three sentences. So before doing these three sentences, one thing is also required. It is what? Conjunction. You should also understand conjunction. You got the point? मैं इनको थोड़ा सा जल्दी आपको बताऊंगा और बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. आई विल नॉट गो इन डिटेल क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है. वी डोंट हैव लॉट ऑफ मिनट्स. वी हैव ओनली 35 to 40 minutes मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट. तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा आपको. ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, डिटेल्स में हम पढ़ते हैं क्लासेस में. सो इफ यू want to join the classes, we will do each and everything with each and every corner. I mean to say everything will be in detail, in depth. Okay. Now we should start conjunction. First of all, उन सबको समझने के लिए conjunction जानना जरूरी है. It is exactly बेटा conjunction, not conjunction. So what is called conjunction? Conjunction that joins two sentences. Sometimes it joins two phrases, two words as well, but here we will be stuck on this point that joins two sentences. That is called conjunction. For example, she is my sister. Okay, yet I do not talk to her. वह मेरी बहन है पर मुझसे बात नहीं करता या फिर भी मुझसे बात नहीं करता. Yet is used as a conjunction. It is doing what? It is adding two sentences. So it is what? Conjunction. This is one sentence and this is one more sentence. So this is yet. It is called conjunction. Now conjunctions are of many types, but we will talk about two types: subordinate conjunctions and coordinating conjunctions. So टाइप्स प्लीज बेटा ध्यान से समझना. ठीक? टाइप्स: सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, so what are subordinate conjunctions? Like that, if, until, unless, because. Actually pronunciation because, but हम इससे because पढ़ते हैं ज़्यादातर, तो ये because ही हो गया. ठीक है? As soon as, when, WH family like who, which, whose, WH family. Suppose, sometimes it is supposing as well. Provided का मतलब भी if, या हिंदी में कह सकते हैं बशर्ते. ठीक है? आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, दो, etc. Okay, now please see this. I'm giving you some seconds to watch this. You see this, which is very important. Now, I'm talking about coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. Okay, like it is fan voice. Fan voice. F means to say for means to say because or because. When for works as a conjunction,
it has the meaning of because A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Yet means to say फिर भी or however. Okay, या आप कह सकते हैं nevertheless. Okay, so this is called coordinating conjunction. Some more still, otherwise, else, and some more. But यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा. Or is also there. Or is also there. Or we have, it is written here, or so no need to write it again. So these are called coordinating conjunctions. So basic simple format, please understand. Now please see this first of all, pen boys. Please see this. Now we will talk about simple sentence. Simple sentence. A sentence that contains at least a subject and a verb, but no conjunction will be there. Please remember, suppose I am saying he is a doctor. Okay, now this is what simple sentence. Simple sentence. Now, what is complex sentence? Very simple, my dear students, very simple. Compound sentence. I will show it to you in a particular structure. Make a structure के through समझाऊंगा आपको. Sentence here, one sentence plus a conjunction will be there, and one more sentence will be here. Now please understand. So two sentences are there. Here a conjunction, it joins two sentences. The conjunction, it is what? Subordinate conjunction. What is a simple thinking? When subordinate conjunction joins two sentences, this is, sorry, it's not compound beta, it's complex. Sorry for that, complex. So when we join two sentences as when we join two sentences with the help of a subordinate conjunction, it is called complex sentence. Please remember this one, very important. When we join two sentences with the help of subordinate conjunction, it is called complex sentence. Do not ignore this thing, that, if, until, unless, WH family, whatever it is called. जो मैंने आपको वहां लिखवाया है उसमें और भी हो सकते हैं, until, unless उसी में होता है. This sentence, it is called principal clause. This sentence, it is called subordinate clause. Subordinate clause. Please remember. Okay. And the whole sentence is called complex sentence. दो से ज्यादा सेंटेंस भी जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं, बट दो सेंटेंसेस कम से कम होने चाहिए. And sentence means to say subject and a verb. Okay. Now, suppose I write a sentence. She said that she had made this mistake. So she said, one sentence, she had made this mistake. It is written she had made this mistake. Now this, that is there, so this is what? Subordinate conjunction, and this is what? Principal clause, and this is what? The whole sentence, subordinate clause. And the whole sentence that is given here, the whole sentence, this whole sentence will be known as complex sentence. Please remember, and the reason behind subordinate conjunction is given with them. Okay. Now we should talk about one more thing.
compound sentence. The same thing will be applicable with the new conjunction, compound sentence. It is what? One sentence it is here plus compound conjunction it is there. One sentence it is also here, and this particular structure will be known as compound sentence. This is called principal clause, and this is called again principal clause, because coordination is possible when two things are in the same category. So sentence it is principal clause, it is also principal clause. You can call it main clause, it is also the main clause. But if the sentence is compound, the sentence is the compound one, it will be decided only with one thing, the conjunction. If compound, if it is coordinating conjunction, if it is coordinating conjunction, then this particular structure will be known as compound sentence. It is not compound conjunction, it is coordinating conjunction. जल्दी में बेटा कभी कभी ऐसे होता है, क्योंकि लिमिट पे खत्म करनी होती है ना, और इजी आराम से चलना होता तो ये लगभग 1.5 घंटा लगता है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कई बार. तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगने के बाद ही हम कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं. अब आपसे सारा कुछ इजीली हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर, combined into simple sentence. Volunteers from other cities joined, the project began to function. Two sentences are there. Okay, so we will see it through the options. Volunteers from other cities joined, and is given here. So and is what? Compound conjunction, and we need and is there, so this is the sentence compound sentence, because we need simple sentence, so this is wrong. And is what? Coordinating conjunction, so sentence is compound. When volunteer, when it is used here, so this is what? Complex sentence, so it cannot be simple. With volunteers from other city joining, the project begin to function like might be. Volunteers joined the family function. It is not the family function, so the sentence, the meaning is changed. Now, with volunteers from other cities joining, the project begin to function like a tight-knit family. Now, this is what simple sentence. Remember, if it is compound or it is complex, two sentences will be there. That means to say two subjects plus two verbs should be there. But here, with volunteers from other cities joining, the project begin to function. No, it is not here. No verb it is there. No subject is there. It is there. Here the subject and the verb. So this is what? Simple sentence. डिटेल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बन जाता, परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बन जाता है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल वगैरह का यूज करके बना लेते हैं. तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. नाउ डिस्पाइट दिस हर्डल, अर्जुन परसिस्टेड बिलीविंग दैट आ गया ना. नाउ इट इज वेरी सिंपल. इट इज नॉट सिंपल सेंटेंस, नॉट कंपाउंड, नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाट? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, डिस्पाइट दिस हर्डल्स, अर्जुन persisted believing that once people saw results, they would begin to trust his vision. So it should be what? Complex one. Clear? Is it clear? Now, one more sentence. Far-fetched, we have already done it. Fourth one sentence, combine into complex sentence. So हमें क्या चाहिए? Which conjunction we need? Subordinate conjunctions. So the trainees gain confidence and, no, this is what? Compound sentence. And is there coordinating conjunction? Because now this is what? Complex sentence, but we need to go through all the sentences. The trainee glanced confidence, they started. Here no conjunction, so it is not. The trainees gained confidence and this is what? Compound. So only one is there, B for Bombay. Now we should go for the last question, which the following is the compound sentence taken from the passage. He applied for several government schemes and is there, so it might be compound sentence, but we should go through all, although it is not. With the funds he was able to buy, this is simple sentence, so it is not, because it is what? This is complex, this is complex, this is simple, only one is there. 6(1)(a), it is what? Compound sentence. तो conjunctions पर सब कुछ डिपेंड है. अगर subordinate conjunction लगा हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो complex. अगर coordinating conjunction लगा हुआ है तो compound. Now, to talk about more, the second paragraph it is here. The second paragraph, but it is very simple. You can do it easily.
but as usual we will see the questions first of all, then we will do them. So the first question it is given here, first question, 7th question, that is, which sentence show cause effect relationship? It will be done and is complex, and complex sentence भी है वो, ऐसा होना चाहिए. Okay. Since is also a subordinate conjunction. Now next one, which is the simple sentence from the passage? हम समझ चुके तो हम इसे कर सकते हैं. Identify the sentence. The operation required coordination places but intended to successfully with the arrest of the offenders. Which sentence this? Complex से compound है, हमें पता करना है. Combine the given sentence into complex one. अब इसे complex से बदलना है, so we need to understand. हम इसे कर सकते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ चुके हैं, पर हम करेंगे पैसेज पढ़ने के बाद करेंगे. और विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज का एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, इसमें भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पूछा है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जब आ जाए तो उसका मतलब है उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी यूज होगा और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी यूज होगा. और इन द पैसेज द वर्ड कल्प्रिट, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये पैसेज से जुड़ा हुआ है. तो हम एक बार पैसेज रीड कर ले और उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे. सो दिस इज द पैसेज, प्लीज रीड इट विद इन 2 minutes. रोहन had always been fascinated by वाइल्ड लाइफ. बहुत आकर्षण लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग था वाइल्ड लाइफ को लेकर. एज ए चाइल्ड, जब बच्चा था, ही वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग बुक्स. वो किताबें पढ़ने में बिजी रहता था, बहुत सारा अपना टाइम व्यतीत करता था किस बारे, एनिमल्स के बारे में. केयरफुली स्केचिंग देम इन हिज नोटबुक, और अपनी नोटबुक उनको स्केच करता था, बनाता था उनके चित्र. आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन एनवायरमेंटल साइंस ही चोज नॉट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस. जब उसने एनवायरमेंटल साइंस से ग्रेजुएट किया तो उसने बड़े ऑफिस में काम करना नहीं स्वीकारा, बल्कि क्या किया? इंस्टेड ही ज्वाइंड अ स्मॉल कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं वो ग्रुप्स, कंजर्वेशन ग्रुप दैट ऑपरेटेड इन नेशनल पार्क्स, जो नेशनल पार्क्स में चला करते थे, वो कंजर्वेशन को उससे ज्वाइन किया. हिज फर्स्ट टाइम असाइनमेंट टुक हिम टू रिमोट फॉरेस्ट रिजर्व. तो उसका जो पहला असाइनमेंट था उसे कहाँ की ओर ले गया? फॉरेस्ट रिजर्व की ओर ले गया, जहां घना जंगल जैसे होता था, काफी अंदर ले गया. वेयर मोबाइल फोन सिग्नल्स वर वीक, जहां पर मोबाइल सिग्नल्स बहुत वीक थे, बट वर्ड कॉल्स बहुत सारी थी, मतलब पक्षियों की आवाजें आ रही थी. फिल द एयर, हवा में ऐसे था. फ्रॉम डाउन टू डस्क. इन द बिगिनिंग रोहन फाउंड द वर्क फिजिकली एग्जॉस्टिंग. शुरू में तो उसका काम बड़ा थकाने वाला लगा, बट ही हैड टू ट्रैक लॉन्ग डिस्टेंस ह्यूमिड कंडीशंस. एग्जॉस्टिंग फॉर मतलब यहाँ पे बिकॉज, वही आ गया ना कंजंक्शन. और ही हैड टू ट्रैक, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता था? लॉन्ग डिस्टेंसेस तय करनी पड़ती थी, ह्यूमिड कंडीशंस होती थी, मॉनिटर और एनिमल मूवमेंट्स को मॉनिटर करना पड़ता था. ही ऑल्सो हैड टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल. उसे ऑब्जर्वेशंस भी रिकॉर्ड करने पड़ते थे. कभी कभी रात में रुकना भी पड़ता था और खुले में टेंट लगाते थे वो लोग. डिस्पाइट दीज चैलेंजेस ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ पर्पस. लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो कुछ काम कर रहा है, कोई उद्देश्य नजर आता था. बिकॉज द रिसर्च ही वाज डूइंग कुड हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज. और उसे ऐसा लगता था, उसका पर्पस है, क्यों लगता था? क्योंकि वो कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचा सकता था. वन डे हिज टीम डिस्कवर्ड साइंस ऑफ इलीगल पोचिंग. एक दिन उसे महसूस हुआ या उसे पता लगा कि इलीगल पोचिंग चल रही है. पोचिंग का मतलब होता है हंटिंग करते हैं ना एनिमल्स की इलीगली. पोच अगर मैं कहूँ सिर्फ पोच, POACH, पोच का और ही मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे मछली वगैरह को हम पकाते हैं तो गर्म करते हैं, ऐसा कुछ. या पोच का एक मतलब होता है इंक्रोच करना या ट्रेसपास करना, ये सभी मतलब होते हैं. लेकिन यहाँ पोचिंग का मतलब जो है वो पोच वर्ब के तौर पे होता है. ये पोचिंग का मतलब जो है हंटिंग से रिलेटेड है यहाँ पे, है ना. सो दैट इट वाज रिस्की, दे डिसाइड टू ट्रैक द कल्प्रिट्स एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटीज. उन्हें लगा ये खतरे वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया कि कल्प्रिट्स को ट्रैक करेंगे और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे. द ऑपरेशन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी. इस ऑपरेशन में पेशेंस की जरूरत थी, करेज की जरूरत थी, और ये सब किया उन्होंने और सक्सेसफुली पूरा किया और ऑफेंडर्स अरेस्ट हो गए. The incident strengthened Rohan's belief. इससे रोहन का विश्वास बढ़ गया that small teams could make a big difference. छोटी छोटी टीमें भी बड़ा काम कर सकती है when they stayed committed to their mission. अगर वो अपने मिशन को लेकर कमिटेड हो. Over the years, Rohan has trained dozens of young volunteers. कई सालों में फिर क्या हुआ? रोहन ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, नॉलेज शेयर किया स्कूल के बच्चों के साथ, और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई कंजर्वेशन के बारे में. ही बिलीव्स, विश्वास करता था क्या? द प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट नॉट द जॉब ऑफ फ्यू स्पेसिफिक, कलेक्ट रिस्पांसिबिलिटी, डिमांड एक्शन फ्रॉम एवरीवन. वो कहता था कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. नाउ वी शुड कम टू द क्वेश्चंस. सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच सेंटेंस शोज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एंड इट इज कॉम्प्लेक्स? रोहन ट्रेन्ड हिज वॉलंटियर्स, दे हेल्प विद कंजर्वेशन एफर्ट्स. रोहन ने वॉलंटियर्स को ट्रेन किया, क्योंकि दे हेल्प ना, क्योंकि वो कुछ और करते तो ये नहीं है. सिंस द फॉरेस्ट वाज रिमोट, क्योंकि फॉरेस्ट रिमोट था, रोहन हैड टू कैंप ओवरनाइट. मतलब
काफी अंतर तक चले जाते थे तो लौट नहीं पाते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, जो है ओवरनाइट वहीं कैंप लगाना पड़ता था। तो इस कंडीशन में ये तो बन रहा है। आगे देखते हैं, द हीट वॉज इंटेंस, इसमें तो कहीं से जुड़ा ही नहीं है कॉज इफेक्ट वाला कंडीशन। रोहन ने ट्रैकिंग एंजॉय की और चिड़ियों के चहकते हुए देखा, तो ये भी नहीं है, तो ओनली वन इज देयर, बी फॉर बॉम्बे। अभी सिंपल सेंटेंस पता लगाना है, व्हाट इज द सिंपल सेंटेंस हियर। मोबाइल फोन सिग्नल्स वर वीक बट आ गया ना, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। हिज टीम डिस्कवर्ड सिग्नल्स ऑफ इलीगल पोचिंग एंड, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ऑल्दो, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जब भी आईएनजी वर्ब से शुरू होता है पार्टिसिपल्स यूज हो जाते हैं। और अब देखो इसे प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो एक सब्जेक्टिव वर्ब एक सब्जेक्टिव वर्ब, दो तो नहीं, एक ही जगह आया है, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तो बेटा बता पाऊंगा आपको, अभी थोड़ी सी मजबूरियां हैं। कोई कांटा चुभा नहीं होता, दिल अगर फूल सा नहीं होता, और कमबख्त कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र साहब ने कहा है, भारत के बहुत बड़े शायर रहे। तो समय के अभाव है, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन, पेशेंस एंड करेज, बट इट एंडेड सक्सेसफुली विद द अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स। ये सेंटेंस जो दिया गया है इसमें बट लगा है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है। कौन सा है ये, कौन सा है ये, कंपाउंड है। ठीक, कौन सा, 8वें का क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला था हमने, डी फॉर डॉक्टर। क्लियर, इसका आंसर क्या था, डी फॉर डॉक्टर। और 9वें का आंसर क्या है, इट इज वेरी क्लियर। 8वें का आंसर क्या लगाया हमने, डी फॉर डॉक्टर। 9वें का क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया हमने, इट इज व्हाट, बट लगा हुआ है, तो क्या आंसर बनेगा, कंपाउंड। नाउ 10th क्वेश्चन, इट इज देयर, कंबाइन द गिवन सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स। अब हमें कॉम्प्लेक्स से बदलना है, तो व्हेन, ऑल्दो, ये सब लगाने हैं हमें। तो विच वन इज द राइट वन, द डिस्कवर्ड, एंड लगा हुआ है, गलत हो गया। द डिस्कवर्ड, इसमें तो कोई कंजंक्शन ही नहीं जोड़ा, तो ये भी गलत है। व्हेन दे डिस्कवर्ड, यहाँ व्हेन आ गया, हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स, तो दिस इज द आंसर। ये डिस्कवरिंग, यहाँ आईएनजी से शुरू हुआ, पार्टिसिपल से शुरू हो गया, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है। विच सेंटेंस में द पैसेज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी कंपाउंड भी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी, यानी कि दोनों कंजंक्शंस आने चाहिए, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग। तो अब देखिए, प्रोटेक्टिंग, ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये नहीं हो सकता। रोहन लव्स वाइल्ड लाइफ, एंड सिर्फ एंड है, कंपाउंड है, नहीं हो सकता। द टीम डिस्कवर्ड साइंस ऑफ इलीगल पोचिंग, एंड, ओनली एंड लगा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल्दो इट वाज रिस्की, दे डिसाइडेड टू ट्रैक द कल्प्रिट्स, एंड भी आ गया, ऑल्दो भी आ गया। नाउ दिस इज व्हाट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोथ। क्लियर है मैसेज। एंड द लास्ट वन, ये 12वां मैं आप पे छोड़ता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, उसको बताना चाहिए आपको, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, इसे बताइए। इन द पैसिव वर्ल्ड कल्प्रिट्स, ऑफिशियल्स तो हो नहीं सकते, रेंजर्स भी नहीं हो सकते, विक्टिम्स तो खुद शोषित है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्रिमिनल्स। सो इज इट क्लियर, राइट आंसर इज व्हाट, क्रिमिनल्स। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 पैसेजेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत सारा टाइम हमें और भी लगाना था, बहुत डिटेल में जाना था, बहुत कुछ होता बेटा। सिंपल से कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो बट इन सम मिनट्स, सम 30 to 40 मिनट, इट इज नॉट पॉसिबल। कभी मिलेंगे और फिर बातें करेंगे बहुत सारी। वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योर स्टडी, वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू योर जर्नी ऑफ लाइफ इन दीज 20 ईयर्स। आपने 15-20 सालों में अभी तक जर्नी की अपने लाइफ की, सब चीज़ों बात करेंगे। और अभी बेटा इस क्लास को ऑफ करने का टाइम आ गया है, इस वीडियो को ऑफ करने का टाइम आ गया है। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई होंगी, कोई कमी रह गई हो तो वो, क्योंकि कंडीशन हमारी ऐसी होती है, ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ आई होप यू विल गिव योर 100% इन योर लाइफ। तो इस बात के साथ ही इस क्लास को यहीं, इस वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो कुछ बताया, वट एवर आई हैव टॉट यू विल डेफिनेटली बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू बीइंग विद मी, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, welcome to this session. So, my name is Abhay Sharma and I will be discussing with you all the questions pertaining to logical reasoning and quantitative aptitude part of your mock test 1, which is from the 75-day NLU challenge. Right, as you people are familiar, in this session we all are discussing subject wise the questions which are part of your mock test 1. But before I start with the questions, I wish that your mock test 1 had went well, your attempts were correct, you people are scoring good, right? And this also gave you a boost to analyze, right? To it
like this paper should have also motivated you, like how you should prepare for your exam, what are the things that you people should keep in mind while preparing for this exam, right? And like you people would now have been more serious pertaining to your exam after this mock. So without further ado, I'm not going to take much of your time. Without further ado, let's go to the questions, right, which were part of this mock from logical reasoning and quantitative aptitude part. So now here we have questions pertaining to logical reasoning. Now this was a puzzle based question, right? My question says, on a Sunday afternoon, 8 friends, Amit, Bhavna, Chirag, Diya, Ishan, Farah, Gautam and Harsh met at a cafe to plan their college reunion. They chose a round table so that everyone could face each other while talking. So they sat facing the center. All right. So now it is a Sunday afternoon. 8 friends are meeting up and they are sitting across a round table. That means it is a sitting arrangement question. So we need a round table, right? We would need a round table. Let's draw a round table where we can make these 8 people sit, right? Since 8 people are seated across a table, right, every time 2 people will be opposite to each other, this we know. Now see, we know this very well that whenever we get a sitting arrangement question, it is the best practice that we people always draw 2 possibilities, because anywhere in the question, if my examiner expects for me to take assumptions, right, I can easily take those assumptions, right? In your classroom sessions also I taught you this concept. Now he says, here's how the sitting played out. Chirag decided to sit third to the right of Amit so he could keep chatting with him without being too close. Now see, we are drawing 2 possibilities, but suppose if our question does not require 2 possibilities, right, there is no harm because we will be solving both these possibilities in parallel, so it will not be a time consuming process, right? We can easily cover both these diagrams, right, within the time frame. So it says Chirag decided to sit third to the right of Amit. Let's say, sir, since everybody is facing towards the center, let's say if Amit sits here, right, then Chirag will be on its third right. So this is first right, second right, third right. So this will be Chirag. Same way here, right now we will draw an identical case. See, as far as your question goes, for some part of the question, the diagrams are going to be identical. But suppose if my examiner gives me an information where I need to take assumptions, at that time my diagrams would change. And at last, only one diagram would remain. One is automatically going to get discarded, which will not fulfill all the conditions, right? So that diagram will automatically be discarded. Then you are going to answer from the remaining diagram. So now Chirag sits third to the right of Amit. Next it says Farah wanted to sit next to someone she could joke with, so she took the seat second to the left of Chirag. Now Farah is sitting second to the left of Chirag. So this is Chirag. So 1, 2, this will be Farah. Right here we will draw an identical case. Next, Bhavna joined later and found that there were already 2 seats between her and Farah on Farah's right. So Bhavna joined later and now Bhavna is seated 2 seats after Farah, right, towards her right. So Farah is here, right? So 1, 2 and now this will be Bhavna. We will draw an identical case. Next part, it says Harsh does not like being seated next to Bhavna. Harsh does not want to sit next to Bhavna. That means Harsh is not going to be seated here. So either I can make Harsh sit here, here or here. Right now I have 3 possibilities, right? So he avoided both seats beside her and sat beside Amit. Now see, Harsh is sitting beside Amit. Beside Amit means next to Amit, because see, in circular sitting arrangement, right, we don't have like front or behind, right? So it is left or right. So besides means only 1 seat is remaining, right? So now Harsh will be seated here, right? Here we will draw an identical case. Now I don't think we need this second diagram here, right? Since we don't need the second diagram, so I can remove this diagram, right? I'm not going to draw this diagram any further. I don't, here as the question tells me, I don't need to take assumptions. There was no need to take assumptions because we are almost there to the close. Next part, it says Gautam wanted to hear Diya's stories closely, so he sat immediately to her right. Now Gautam sat immediately on the right of Diya. Now see, if Gautam is sitting on the immediate right of Diya, that tells me since both Gautam and Diya needs to be seated in this arrangement, we need 2 consecutive seats to be vacant.
We need 2 consecutive vacant seats, and now we have only one pair of 2 consecutive seats vacant. And since Gautam is on the right of Diya, so this will be Diya and this will be Gautam, then only it is possible. Now only one person remains, one seat remains, that will be for Eshan. And it said that Eshan did not wanted to sit beside Amit because they had to discuss a surprise gift for him. Alright, so Eshan is not sitting beside or next to Amit, right? Eshan is on the alternate of Amit. So we have drawn this entire diagram. Now what was our first question? Our first question was, right, who is sitting immediately to the right of Harsh? Sir, who is sitting on the immediate right of Harsh? On the immediate right of Harsh, it is Amit. So option A was the correct answer. Question number 44, who is seated directly opposite to Farah? Who is seated directly opposite to Farah? Right, that is Diya. Right, as we can see, who is sitting directly opposite to Farah? That is Diya. All right. Now we'll go to the next question. Now see, the diagram was gone, right? Because whenever I am going to scroll down, the diagram would be going here. So what I will do, I'll draw this diagram one more time because now I already know the arrangement and I have already drawn the diagram somewhere in rough. Right, so this was your diagram. Make sure if you have not copied this diagram, you also copy this so that if you want to solve these questions in parallel with me, you can do that. Now the next question says, who is sitting directly opposite to Farah? Right, that was Diya. Next 45 question, which group of 3 people are not sitting together in sequence either clockwise or anti-clockwise? So now we have to find out the group of 3 people which are not sitting together, right, in clockwise or anti-clockwise manner. That means moving from either of the sides, those 3 people should not be in a sequence. They should not be in a sequence. For example, see option A, Amit, Farah, Ishan. Now see, when I go in anti-clockwise order, I see Amit, Farhan, Ishan to be sitting in a sequence, right? So this option cannot be my answer. Bhavna, Diya, Gautam. Now see, when I move in anti-clockwise direction, I see Bhavna, Diya, Gautam. All 3 are sitting in a sequence, so this option cannot be my answer. Right? If I take option D, Ishan, Chirag, Bhavna. See, when I go in anti-clockwise direction, I see Ishan, Chirag, Bhavna, right? They are sitting in a sequence. So this option cannot be my answer. My answer will be option C, Chirag, Bhavna, Ishan. Because see, whether I go in clockwise order or in anti-clockwise order, Chirag, Bhavna, Ishan, they are not in a sequence because Chirag to Bhavna is on the right of Chirag and Ishan is on the left of Chirag. So they are not in a sequence, right? So my correct answer will be option C. Next part, it says, who is sitting between Eshan and Diya? Who is sitting between Eshan and Diya? So who is sitting between Eshan and Diya? Right? It is Bhavna and Chirag. Right? It is Bhavna and Chirag. So option B will be the correct answer. Right? Option B will be the correct answer. Alright, let's go to the next question. For the next 2 questions also, we need the diagram. So I'll draw the diagram again for you. Right? Alright, so this was our diagram. If Farah and Gautam exchange seats, who will be second to the right of Gautam? If Farah and Gautam exchange their seats. So now Farah and Gautam are exchanging their seats. This clearly tells me, yes sir, now Gautam will be here, right? Now Gautam will be here and Farah will be here. So now Farah and Gautam have exchanged their seats. Who will be on the second right of Gautam? In that case, who will be on the second right of Gautam? Chirag. Right? Next part, it says, in the current arrangement, who is third to the right of Farah? Current arrangement, that means the arrangement that we had in original, right? That's what my examiner is saying. In the current arrangement, who is third to the right of Farah? Third to the right of Farah, right? 1, 2, 3. It is Bhavna, who is third to the right of Farah. Don't think like after the interchange, right? Third to the right of Farah. No, he is not asking you that, right? Because this was a conditional question. If suppose if your examiner would be asking you to find out third to the right of Farah after after shifting the seats of Farah and Gautam, then he will say ki based on the information of question number 4, right, now who is third to the right of Farah? Then in that case, my examiner will specify based on question number 47, based on question number 47.
right? Who will be on the third right of Farah? In that case, he will specify. All right. Now we had one more set on logical reasoning where this is one fine evening. 7 friends Arjun, Beena, Charan, Deepa, Ishan, Farah, and Gopal went to watch a magic show. They found a long beach in the front row so they could sit together in a straight line, all facing the stage. All right, so this is a linear sitting arrangement question, right? So now there are 7 friends who want to sit in a line, right? So there are 7 friends who will be seated in a line, right? Here also I don't think we will need 2 diagrams, but let's draw 2 possibilities. There is no harm, right? Now it says Eshan insisted on sitting exactly in the middle of group so that he can see all. So Eshan will be sitting in the middle of the group. That means he will be sitting on seat number 4 from either of the sides, because see, if he sits on this seat, 3 people will be on his left, 3 people will be on his right. Here I will draw an identical case. Next, Beena, Arjun wanted to sit second to the right of Ishan. Arjun wanted to sit second to the right of Ishan. So this will be Arjun on the second right of Ishan. Right now I have an identical case. Next, he says Beena refused to sit at either end of the bench. Beena refused to sit at either end of the bench. That means Beena is not going to be seated here or here. Then in that case, for Beena, right now we have 3 possibilities. Either Beena can sit here, here, or here. But since I have drawn only 2 possibilities, right, so I'm not going to use this line. I'm going to skip this line for the time being, right? I'll read other lines, I'll place them, and once I will be having a short seat for Beena, I'll place it. Next it says, Farah sit immediately to the left of Arjun. Farah is sitting on the immediate left of Arjun. So this will be Farah, this will be Farah. Now see, the earlier line where for Beena we had 3 possibilities, now we have only 2 possibilities. Because Beena is not going to sit at either of the ends. That means either Beena will sit here, right? Either Beena is going to sit here on this seat, or Beena is going to be seated here. Now see, we got 2 different cases. Now we got 2 different arrangements. Now one will be discarded and at last we will be left out with only one value. Let's find that out. Now Charan sat at one of the extreme ends. Charan sat at one of the extreme ends. Now see, if I place Charan here, right, this will be one possibility, but in the same case, if I place Charan here, right, this will be second possibility. So I will be getting 2 possibilities from this diagram, 2 possibilities for this from this diagram. So right now, because I'm not going to draw all the 4 possibilities, right, I don't have this much luxury. I have a luxury of drawing 2 possibilities in my exam, but I don't have the luxury of drawing 4 possibilities because this much time is not allowed to me in the exam, right? There is a time constraint that we people have to manage on our own, right? So make sure about that. Don't draw the next 2 possibilities and keep solving all the 4 possibilities, sir. Your solution time will increase a lot. In your exam, you cannot have so much solution time, right? Otherwise, you have to skip, right? Unwantedly, you have to skip some of the questions. That is not going to be helpful at any time. So now we will skip this line because we have multiple possibilities. So we'll skip this line. Next part, it says Gopal is not seated between Beena and Deepa. Now Gopal is not seated between Beena and Deepa, right? Fine, but I'm not sure where exactly Deepa is seated right now. So I cannot place it anywhere. I am not sure. Deepa is seated 1 seat away from Charan. Now see, if I place Deepa, Deepa is seated 1 seat away from Charan with exactly 1 person in between them. So Deepa sits 1 seat away from Charan, right? That means with exactly 1 person between them. Now see, if I place Deepa here and Charan here, then there will be 4 people in between Deepa and Charan, right? I'm just taking an assumption. If you want, you can take Charan here, Deepa here, right? That is your call, right? However, Charan will be here because Charan will be at one of the ends. So let's say if I place Charan here, Deepa here, right, there will be 4 people. But if I take Charan here and Deepa here, no person is going to be in between them, and I want exactly 1 person between them. Since this diagram is not fulfilling all the conditions, so this diagram is incorrect. Now here, if I place Charan here, because Charan needs to sit at one of the extreme ends, Deepa sits here. Right now, 1 person is in between Charan and Deepa, and it was said Gopal is not seated in between Beena and Deepa. See, in between Beena and Deepa, we don't have any available seats, so Gopal will be seated here. Right now, we got the entire diagram. All right, so based on this,
particular arrangement, what were our questions? Who is sitting exactly between Deepa and Farah? Sir, who is sitting exactly in between Deepa and Farah? Eshan. Right, so my correct answer will be option B. Then he is saying how many people are sitting to the right of Farah? How many people are sitting to the right of Farah? There are two, right? Arjun and Gopal. Correct answer will be option B. Right, I'll scroll this and I'll draw the diagram again for you. It was C, B, D, E, F, A, G. Right, this was an arrangement left to right. Now, who is sitting at the extreme right end of the bench? Extreme right end. Who is sitting on the extreme right end? Gopal. Right, my answer will be option D. For 51, it was option D. Next, which group of three friends is seated together in consecutive seats from left to right? So, which three friends, right, are sitting together left to right? Charan, Eshan, Deepa. Charan, Eshan, Deepa, are they sitting together? No. Right, so option A cannot be the answer. Beena, Deepa, Gopal. Beena, Deepa, Gopal. No. Right, Charan, Eshan, Farah. Charan, Eshan, Farah. No. Right, Farah, Arjun, Gopal. Yes, Farah, Arjun, Gopal, reading left to right, they are sitting together. Right, so option D was the correct answer. Right. Fine. So my arrangement was C, B, D, E, F, A, G. Right. Now my question says, who is seated on the immediate left of Arjun? Sir, on the immediate left of Arjun, it is Farah. Right, so correct answer will be option A. Next, which two friends are sitting at the ends of the bench? Charan and Gopal. Option A. Fine. So this was your logical reasoning part. And now after logical reasoning, sir, let's take the questions of quantitative aptitude. Now in quantitative aptitude, this was your database question. Two renowned international software companies, namely Polar Bells and Poodle Show, started their business in the year 2007, and both the companies were in competition with each other in profit making. Right, Polar Bells. All right, so there are two companies. Right, there are two companies. I will slightly zoom out this question so that I can draw the table here itself. Right, there are two companies. One is Polar Bell, so we'll write it as PB, and one is Poodle Show, so we'll write it as PS. Both are software companies, right? They started their business in the year 2007, and both the companies are in competition with each other in profit making, right? So now in 2007, Polar Bells earned a profit of 30%, right? And in 2008, it further increased its profit by 40%. So in 2008, profit of Polar Bells was 40%. All right, no, Polar Bells earned 30% profit in the year 2007 and 2008. All right, so its profit was 30% in both the years 2007 and 2008. Right, and now it further increased its profit to 40% in 2009. So in 2009, its profit became 40%. All right. However, its profit percentage decreased to 20% in the year 2010. So in 2010, profit percentage of Polar Bells decreased to 20%. On the other hand, Poodle Show opened with 40% profit in 2007. So profit of Poodle Show in 2007 was 40%. Right. All these values are in percentage. So even if you don't write percentage, that's absolute okay, because at the end of the day, it should be clear to you, like you are taking values in which units. But slowly decreased to 35% in 2008. So Poodle Show's profit became 35% in 2008 and 30% in 2009. All right. Interestingly, both the companies increased their profit percentage in the later year considerably. Polar Bells increased its profit percentage to 35% and 50% in 2012. Simultaneously, Poodle Show increased its profit percentage to 45%.
all right, and 50% in 2011 and 60% in 2012. As there is need to understand the income and expenditure for better performance of both the companies in the future, answer the following questions. Profit is to be calculated on the income. All right. So we are going to calculate profit as percentage of income. Fine. Right. So in that case, it becomes very easy. In 2012, make sure that you copy this table, right? Because as I'm going to scroll down the questions, this table is going to, right? This table will be gone, and then you will not be having values with you. So if you wanted to solve a particular question, you need values. So make sure that you copy it, right? In 2010, total profit earned by Polar Bells and Poodle Show combined is what percentage more than the total profit earned by both the companies in 2007? So in 2012, total profit earned by Polar Bells and Poodle Show together is 50 plus 60, that is 110%. And now in 2007, the total profit earned by both the companies is 30 plus 40, 70%. So 110 is how much more than 70? So 110 minus 70 by 70 into 100. So it will be 40 by 70 into 100, right? So it will be 400 by 7, which will be 5, 35, 57, 57 point something something. So approximately 57%. Option B will be the correct answer. Question number 56. What is the percentage decrease in Poodle Show's profit percentage from 2007 to 2009? Right? Percentage decrease in Poodle Show's profit percentage from 2007 to 2009. See, in 2007 its profit was 40%. In 2009 its profit is 30%. So there is a decrease of 10%. But this 10% decrease will be on what? 2007's profit. That is 40. Right? It is always the previous year's profit. Out of 2007 and 2009, 2007 is a previous value, right? So it will be with 4, 25 times 25%. Answer will be option A, 25%. All right. Let's go to the next question. Now I'm not drawing the table, right? I have the values with me in rough as well as you also have, right? So both of us are going to solve the questions in parallel. If the income of Poodle Show company in 2008 was 200 crores, what was its profit in 2008? See, Poodle Show's profit in 2008 was 35%, right? I have values with me in rough. So its profit was 35%. And since profit is going to be calculated as percentage of income, its income in 2008 is 200 crores. So profit will be 35% of 200 crores. How much? 70 crores. It will be how much? 70 crores. Next it says, what is the difference between the company with highest average annual profit percentage and that of company with lowest average annual profit percentage? All right, so the average annual profit percentage of Polar Bears was 30 plus 30, because first we will write their individual years profit percentage value. We will divide it with total number of years to get the average percentage value, right? So 30 plus 30 plus 40 plus 20 plus 35 plus 50, right? Divide by how many years we are adding? 6 years. So divide by 6. So it will be 60, 60, 100, 100, 170, 170, 205. So it will be 205 by 6, right? And now Poodle Show. For Poodle Show, average profit percentage will be 40 plus 35 plus 30 plus 45 plus 50 plus 60 divided by 6. So its average will be 40 plus 35, 75, 75, 105, 105, 150, 150 to 260 by 6, right? So now the difference will be 260 minus 205, that is 55, right? It will be 55 by 6, which will be approximately 9 point something something percentage. So 9% approximately, right? Answer would be 9%. Next question says, what is the percentage increase in profit of Polar Bears company from 2010 to 2011? From 10 to 11, percentage increase, right, in its profit. Polar Bears 2010
Polar Bell's profit was 20, and in 2011 it became 35, so there is an increase of 15. There is an increase of 15 on what? On 20 2010s, right? In terms of percentage, it is 75%. All right. Next question. In 2009, Polar Bells had a profit percentage of 40% and Poodle Show had 30%. If their incomes were equal, the profit of Polar Bears was greater than Poodle Show by. Now see, Polar Bears profit percentage is 40%, Poodle Show is 30%, right? So like Polar Bears profit is how much more than Poodle Show? 10%. 10% on their income, because profit is going to be calculated on income. So 10% of 8 lakh. Right, that is 80,000, right? So their profit was 80,000. Polar Bear's profit was 80,000 greater than Poodle Show. All right. So these were your questions pertaining to logical reasoning and quantitative aptitude. I hope all the questions that I discussed with you got absolute clear to you, right? And before leaving, I would like to wish you all the very best luck for your mock 2, right? Do well in mock 2, and just like this session, we will meet again next week, where we will be discussing your questions pertaining to mock 2, right? Pertaining to the part of logical reasoning and quantitative aptitude. So thank you so much for watching this session, right? Thank you so much for joining this session. As if for next mock, best of luck, do great, and keep learning, keep smiling. Thank you.